बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी लेटर मुगल्स की, या फिर हम इसे कह सकते हैं डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, जिसमें हम जिक्र करेंगे 1707 से लेके 1857 तक के जो मुग़ल एम्पायर्स आए उनका जो है वो जिक्र करेंगे ब्रीफली, और देखेंगे कि वो जो है उन्होंने किस तरह मुग़ल एम्पायर को चलाने की कोशिश की और किस तरह से जो मुग़ल एम्पायर है उसका जो ज़वाल है एक्चुअली में वो क्यों हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ रिव्यू दूँ इंडो पाक हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ है इसका, तो आप ऑलरेडी जो बाकी वीडियोस है वो तो देख चुके हैं, जो कि 712 से स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है, और वो आई हुई हैं 1947 तक इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा 1947 से 2020 तक की भी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ बनी हुई हैं। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर ये जो लेटर मुगल्स की जो वीडियो थी 1707 से लेके 1857 तक की, ये जो लेक्चर था ये मिसिंग था, इसलिए जो है इसको अभी बनाने का पर्पज़ ये है कि वो सीरीज़ सारी कंप्लीट हो जाए। अब ये जो लेटर मुगल्स है, ये डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, ये दो पार्ट्स के अंदर है। दो पार्ट से मुराद ये है कि जो मुग़ल एम्पायर का जो ज़वाल था, उस ज़वाल में दो हमारे सामने जो रीज़न्स आते हैं वो आते हैं। एक मेजर कॉज जो था वो जो लेटर मुगल्स थे, जो बाद में आने वाले मुगल्स थे, वो हुक्मरान थे। ठीक है, उन हुक्मरानों ने, ये जो हुक्मरान हैं इन्होंने एक तो ज़वाल की वजह बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, दूसरी साइड पर हमने देखा कि जिस तरह बाहर से जो इन्वेडर्स वगैरह आए, जो ख़ास करके ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने जिक्र किया कि जिस तरह से वो आई और आहिस्ता आहिस्ता उसने आके जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। तो अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से कब्ज़ा किया, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है और मैं बता चुका हूं कि किस तरह के जो मेजर एरियाज थे हिंदुस्तान के, उनके ऊपर जो है वो कब्जा किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से। तो इसका मतलब ये जो डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है, इसका एक पार्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है लेटर मुगल्स का, वो हमारा जो है वो मिसिंग था, जिसको अभी आज हम कवर करेंगे। इससे पहले देखिए, मुगल एम्पायर जो स्टार्ट हुई तो वो कब से हुई, वो जो है 1526 से हुई, जिस टाइम पे ज़हीरुद्दीन बाबर ने आके यहाँ पे लोधी जो डायनेस्टी थी उसे शिकस्त दी। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, जो कि चली तकरीबन 1857 तक, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उस तक। तो पहले जो 6 हुक्मरान थे, 6 मुगल हुक्मरान, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर से जो है वो बाबर से स्टार्ट होते हैं और औरंगज़ेब तक आते हैं, इन्हें बहुत ही काबिल हुक्मरान माना जाता है, जिसके ऊपर हम डिटेल से बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो 9 जो है मुगल एम्पायर जो बाद में आए, ये जो है इनको असल में माना जाता है कि ये लेटर मुगल्स हैं, और यही जो है वो एक्चुअली में जो है वो कॉज बने मुगल एम्पायर की डेक्लाइन का हिंदुस्तान के अंदर। तो इन्होंने किसी ने 2 साल, किसी ने 10 साल गुजारे, उनका हम जिक्र करें किस तरह से इनका जो है वो ड्यूरेशन रही। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें पस मंज़र की, तो पस मंज़र में देखिए, हम जो लास्ट हमने देखा था वो मुग़ल एम्पायर के अंदर वो क्या था कि हमने औरंगज़ेब की बात की थी कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो एक बहुत ही दर्द दिल रखने वाला मुसलमान था। गो कि मुसलमानों के लिए वो मुसलमानों का हीरो था, लेकिन हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब को क्रिटिसाइज़ करते हैं। उस टाइम पर भी क्रिटिसाइज़ करते थे, अब भी क्रिटिसाइज़ करते हैं औरंगज़ेब को, क्योंकि औरंगज़ेब ने 27 साल जो है वो जंगों में गुजारे, या ख़ास करके ये जो दक्कन का एरिया है इस साइड पर, हैदराबाद दक्कन की साइड पे, यहाँ पे गुजारे, कि यहाँ पे माना जाता है कि जो शिया मुस्लिम थे उन्हीं के खिलाफ ही वो लड़ता रहा, या जो बाकी यहाँ पे मराठा एम्पायर वगैरह बन रही थी तो उसके खिलाफ औरंगज़ेब ने 27 साल गुजारे, और इसी वजह से मुग़ल एम्पायर का ज़वाल हुआ। ये एक मेजर कॉज माना जाता है कि भाई उसने दिल्ली के ऊपर फोकस करने के बजाय यहाँ पे फोकस किया हिंदुस्तान में। अगर वो ये 27 साल दिल्ली के अंदर लगाता और यहीं पर इसको इस्टेब्लिश करता, अपने मुग़ल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाता, तो मुग़ल एम्पायर कभी भी ज़वाल पजीर ना होती। लेकिन हकीकत यही है कि हर उरूज को ज़वाल है, तो ज़वाल आना ही था। ठीक है, तो ये औरंगज़ेब जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। अब औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 के अंदर। अब जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसके बाद से जो है जो उसके जानिशीन आते हैं, वहाँ से जो है वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ही क्या है किसी भी स्टेट के अंदर, जो किसी भी कंट्री के अंदर, वो है लीडरशिप का। कि अगर लीडरशिप जो है वो मौजूद है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लीडरशिप नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर औरंगज़ेब के बाद ऐसी लीडरशिप जो है वो मुग़लों को नहीं मिली जो कि उन्हें आगे लेके जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे पैदा हुआ। सबसे पहले कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी, अगर हम बात करते हैं औरंगज़ेब के बाद, कि औरंगज़ेब का जब इंतकाल हुआ तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑलरेडी हर मुग़ल एम्पायर तकरीबन आपस में ही वो भाई जो है वो लड़ते, और उसके बाद जो है किसी ना किसी को तख्त मिलता। औरंगज़ेब खुद भी जो है, औरंगज़ेब आलमगीर ने जो हुकूमत हासिल की वो इसी तरह से अपने बाकी भाइयों को कत्ल करके जो है, गो कि इसके बारे में कहा जाता था कि हाफिज़े कुरान था, लेकिन फिर भी जो है कत्ल करके तो इन्होंने हुकूमत हासिल की। तो इसी तरह से औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद भी जो है इनके 3 बेटे थे
जो इन्होंने छोड़े थे, और उन तीनों के अंदर भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, यानी तख्त नशीनी की जो जंग थी वो इनके अंदर भी हुई, और जो है उसने स्टेट को मजीद कमज़ोर किया। अब माना जाता है कि औरंगज़ेब जो थे वो इस बात को जानते थे कि भाई मेरे जो बेटे हैं उनमें से कोई एक भी इतने काबिल नहीं है कि वो जो है अकेला हुकूमत को संभाल सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो 3 बेटे थे यानी प्रिंस मुअज़्ज़म जो है, प्रिंस आज़म और प्रिंस जो है कामबख्त, ये जो तीनों थे, इनको तीनों को औरंगज़ेब की ख्वाहिश थी, या ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिलता है कि उन्होंने ये वसीयत की भी थी कि इन तीनों में जो है वो सल्तनत तकसीम की जाए, या तीनों में सल्तनत तकसीम कर दी थी कि ये जो हिंदुस्तान था इस पूरे हिंदुस्तान को 3 हिस्सों में यानी तकसीम कर दिया कि एक साइड जो है वो नॉर्थ की जो है वो एक बेटे के पास चली जाए, दूसरे के पास, और तीसरी के पास, क्योंकि ये अकेले जो है वो इसे संभाल नहीं सकते थे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा से तख्त की जंग रही है, और जिसने भी खुद को थोड़ा सा पावरफुल समझा उसने लड़ाइयाँ ज़रूर की हैं। तो यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन जो हुई उसमें अगर हम ये देखें, जो मुअज़्ज़म है शाह आलम, इसको कामयाबी मिली, और शाह आलम जो है वो फिर उसके बाद औरंगज़ेब के बाद उनका जानशीन बना। तो अगर हम देखें कि किस तरह से वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, तो उसमें शाह आलम जो है इन्हें काबुल की गवर्नरी मिली हुई थी उससे पहले, और सम टाइम आपको पता चलेगा कि पेशावर की मिली हुई थी। यहाँ पर अगर आप मैप की देखें तो ये पेशावर और काबुल का रीजन है। तो यहाँ का जो गवर्नर था वो मुअज़्ज़म था, ठीक है जी, यहाँ पे ऑलरेडी इसको भेजा हुआ था। दूसरी साइड पे प्रिंस आज़म था और प्रिंस कामबख्त था, ये दक्कन के अंदर मौजूद थे। अहमदनगर और दक्कन का ये जो एरिया है यहाँ पे जो है इनको भेजा हुआ था, तो यहाँ पे ये दोनों मौजूद थे। लेकिन जब खबर ये मिली कि भाई बाप का इंतकाल हो गया, यानी औरंगज़ेब का जब इंतकाल हुआ उसकी खबर मिली, तो क्या हुआ कि तीनों भाइयों ने जो है वो पूरी कोशिश की कि किसी तरह से सल्तनत जो है वो उनके पास आए। अब ये 3 जो भाई थे, इन 3 भाइयों ने आपस में जो है वो पहले तो ये तय हुआ था कि भाई हम आपस में बांटेंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो प्रिंस मुअज़्ज़म का था, क्योंकि प्रिंस मुअज़्ज़म इससे पहले भी कई बार जो है वो कोशिश कर चुका था अपने बाप को उतारने की और उसकी जगह बैठने की, जिसका कैरेक्टर गो के माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था और बल्कि बहुत बुरा था आप कह सकते हैं। लेकिन इसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन बाप ने हर बार जो है वो इसे माफ़ कर दिया और दोबारा से वापस भेज दिया। तो दोबारा से इसको मौका मिला तो इसने जो है भरपूर तरीके से कोशिश की। तो सबसे पहली जो बैटल हुई वो हुई जी शाह आलम के बीच में और प्रिंस आज़म के बीच में, ठीक है। यानी शाह आलम जो है, शाह आलम यानी मुअज़्ज़म जिसको कहा गया, मुअज़्ज़म ने बाद में टाइटल जो है वो शाह आलम का अडॉप्ट किया। तो यहाँ से शाह आलम निकला पेशावर से, ठीक है, और काबुल और पेशावर से और लाहौर के गवर्नर को साथ मिलाता हुआ यहाँ पहुंचा दिल्ली की तरफ तख्त के ऊपर कब्जा करने के लिए। और दूसरी साइड से यहाँ से प्रिंस आज़म जो था यहाँ से ये भी निकला मुकाबले के लिए, और फिर इनके बीच में मुकाबला हुआ और नतीजे के तौर पे 1707 के अंदर जो है वो आज़म जो है उसकी डेथ हो गई, यानी कि जो एक भाई था वो यहाँ पे मारा गया, उसका कत्ल हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पीछे बचा जी काम बख्श और शाह आलम, ठीक है जी। अब काम बख्श और शाह आलम में भी इसी तरह से लड़ाई हुई और उसके बाद जो है काम बख्श जो है वो बहुत शदीद किस्म का जो है वो ज़ख्मी हो गया वॉर के अंदर, और उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए बाद में जो है 1709 के अंदर उसका भी इंतकाल हो गया, क्योंकि वो ज़ख्म उसे बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो मिले थे उस वॉर के अंदर। और इस तरह से जो तख्त मिला वो मिला जी शाह आलम को, और शाह आलम जो है वो बादशाह बन बैठा हिंदुस्तान का 1707 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये बात कि शाह आलम का दौर जो है वो कैसा रहा, तो शाह आलम को बहादुर शाह वन भी कहा जाता है या बहादुर शाह अव्वल जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले तो आपने ये दिमाग में रखना है, ठीक है जी, बहादुर शाह अव्वल, और इसी को शाह आलम भी कहा जाता है। असल नाम जो है वो मुअज़्ज़म था, ठीक है। और इसको इसके बारे में मशहूर था कि इसको कहा जाता था हेडलेस किंग, यानी बग़ैर दिमाग के जो है वो ये एक ऐसा बादशाह था जिसके पास दिमाग नहीं था या दिमाग का इस्तेमाल उसके पास नहीं था, वो अयाशी में। और इसके बाद जितने भी तकरीबन लेटर मुगल्स आए सब के बारे में यही फेमस है कि वो बस उन्होंने अयाशी की और कोई भी जो सल्तनत है उसका इंतज़ाम किसी भी तरह से जो है उन्होंने नहीं संभाला। सारे का सारा जो सल्तनत का जो दारोमदार था वो वज़ीरों के ऊपर था और उन्होंने तकसीम किए हुए थे सारे के सारे। तो इस तरह से 15 जून 1707 को दिल्ली के अंदर जो है वो बहादुर शाह अव्वल की तख्त नशीनी हुई। और बहादुर शाह की सबसे पहले अगर हम पॉलिसी की बात करें तो उस टाइम पे 2 मेजर जो है वो चैलेंजेस थे मुगल सल्तनत को। एक मराठा चैलेंज था और दूसरा राजपूत चैलेंज था, क्योंकि जो मराठा थे ये भी अब जो है वो एक जगह इकट्ठे हो चुके थे और कोशिश कर रहे थे कि एक जो है बड़ा अलायंस बनाया जाए और वो बड़ा अलायंस बना के मुगलों को जो है वो टफ टाइम दिया जाए, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है वो राजपूत थे। यानी अगर हम मराठों की बात करें तो साउथ के अंदर जो है वो साउथ इंडिया जो था यहाँ पे तो मराठे मौजूद थे और ये अपनी पावर को जो है इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की तो इस साइड पे हमें राजपूत दिखाई देते हैं कि जो उस टाइम पे जो है कोशिश कर रहे थे इंडिपेंडेंट होने की।
तो जो बहादुर शाह अव्वल था यानी शाह आलम जो था, इसने जो पॉलिसी अपनाई उसमें क्या था जी, उसमें उसने काइंड और कंसोलेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि अब इस टाइम पे सल्तनत जो है अगर हम देखें ओवरऑल तो सल्तनत की इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो किसी भी ऐसी ताकत से जो है वो कोई हम कह सकते हैं कोई झगड़ा मोल ले सकते थे। गो के वो अगर कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश ही नहीं की। सो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक तो माफिया देना शुरू कर दी और दूसरा जो है उन्होंने कोशिश की कि इनके साथ मिलजुल के ही हुकूमत चलाई जाए। यानी यहां से हिंदुस्तान की जो तकसीम थी या हिंदुस्तान की तकसीम या मुगल एम्पायर की जो तकसीम थी वो तकसीम शुरू हो गई। क्योंकि एक साइड पे आप अगर देखिए तो एक साइड पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई मराठा जो है उनको आज़ादी दी जा रही है और दूसरी साइड पे जो है वो राजपूतों को आज़ादी दी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो सल्तनत है वो दिल्ली और इसके सराउंडिंग में ही हमें देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा दूर देखने को नहीं मिलेगी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। और इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, इस रिकॉन्सिलेशन की जो पॉलिसी थी इसके अकॉर्डिंगली जो एक शाहू था, ठीक है जी, जो संभाजी का जो बेटा था उसको, जो मराठा सरदार का बेटा था, तो उसने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला हुआ था, तो औरंगजेब ने उसे कैद किया हुआ था, ठीक है, दक्कन के अंदर। तो इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है जी, शाहू को रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया रिकॉन्सिलेशन पॉलिसी के तहत। गो कि ये इसमें माना जाता है कि भाई बहादुर शाह अव्वल की एक चाल थी कि वो चाहता था कि भाई जो पीछे बैठे हुए हैं मराठा सरदार, उनके साथ अगर इसे छोड़ा जाएगा तो जाके लड़ाई करेगा और ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी होगी कि आपस में लड़ते रहेंगे और शाह आलम जो है वो अपनी हुकूमत करता रहेगा। ये भी एक जो है वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। तो इनको छोड़ा गया और साथ में जो है 1/4 लैंड का रेवेन्यू भी ने जो है वो दिया गया कि भाई आपको ये मिलेगा दक्कन से। तो यानी कि सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया बल्कि प्रोटोकॉल के साथ जो है वो छोड़ा गया और इसका जो रिजल्ट था वो जो उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंगली ही हुआ। मुगलों को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, यानी बहादुर शाह अव्वल को इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जो तारा भाई था दूसरी साइड पे जो हुक्मरान मौजूद था मराठा के अंदर, उसके साथ जाके एक लड़ाई स्टार्ट हुई शाहू की और एक सिविल वॉर जो है वो हमें दक्कन में देखने को मिली, या खास करके मराठा जो एम्पायर थी उस मराठा एम्पायर के अंदर जो है हमें एक सिविल वॉर देखने को मिली कि अब वो जब सिविल वॉर वो आपस में लड़ना शुरू हो गए तो इसका मतलब जो दिल्ली का तख्त था वो काफी ज्यादा जो है उसके लिए आसानियां पैदा हो गई कि वो वहां पे मजीद अयाशी कर सकते थे मुगल एम्पायर। इसी तरह से राजपूत की अगर पॉलिसी की बात करें तो राजपूत पॉलिसी के साथ उनके साथ भी पीस ट्रीटी जो है वो साइन की गई और कोशिश की गई कि अमन ही रखा जाए, क्योंकि अब लड़ाइयां तो करनी नहीं थी, अब वो दमखम तो था नहीं, तो इसलिए वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। यानी जो राजपूत थे जब उनके साथ पीस ट्रीटी हो गई तो पीस ट्रीटी यही थी कि भाई हम आज़ाद हैं, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत करेंगे अपने, ठीक है, खासकर राजस्थान का जो एरिया था तो उनको भी आज़ाद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक आगाज़ हुआ मुगल एम्पायर के टूटने का और बाकायदा खुद से जो है उन्होंने ये पॉलिसीज अपनाई। दूसरी साइड, अगर तीसरी साइड पे बात करते हैं तो वो है सिख जी। सिखों ने जो है वो रिवॉल्ट किया और सिखों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किए रखा, और सिखों की अगर हम हिस्ट्री भी देखते हैं, गो कि हम यहाँ पे डिटेल से बात नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो हमारा पूरी जो लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो सिख थे इन्होंने हमेशा से ही मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था मुगल एम्पायर को। छोटे छोटे जत्थों की शक्ल में ये अटैक करते, शहरों के ऊपर लोगों को लूटते, वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने अपना पूरे का पूरा होल्ड यानी पंजाब के ऊपर रखा हुआ था। तो ऐसे में इनका सिखों का जो उस टाइम पे लीडर सामने आया वो था बंदा सिंह। बंदा सिंह, ये आप सामने अगर यहाँ पे पिक्चर देखें तो एक बंदा सिंह को डिपिक्ट किया गया यहाँ पे। बंदा सिंह के बारे में जो है वो ये माना जाता है कि ये भी बहुत ही तगड़ा वॉरियर था, ठीक है, और इसकी पूरी जिंदगी ही जो है वो जंगों में और लड़ने बढ़ने में गुजर गई और इसने जो है बहुत ही मुश्किल में डाले रखा मुगल एम्पायर को, या खासकर जो लेटर मुगल्स आए उनको भी। गो के एट द एंड जो है वो बंदा सिंह का अंजाम को बेहतर नहीं हुआ या किसी भी सिख का, क्योंकि सिखों को बाद में एग्जीक्यूट भी किया गया, तो इस वजह से जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आए। तो बंदा सिंह उस टाइम पे लीड कर रहा था सिखों को और सिखों के रिवॉल्ट को। और सर हिंद का जो टाउन था, ठीक है जी, दिल्ली के पास जो सर हिंद का टाउन था, इसके ऊपर कब्जा हो चुका था बंदा सिंह का या सिखों का। और उसके बाद क्या किया जी, पहले एक टीम तो भेजी गई लेकिन उस टीम को जो है या उस आर्मी को शिकस्त हो गई हिंदू सिखों से, और उसके बाद बादशाह खुद जो है वो मुकाबले पे आया बंदा सिंह की एक बड़ी फौज लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तकड़े थे सिख। तो इन्होंने फिर क्या किया जी, यहाँ पे जी बादशाह ने शिकस्त दी सिखों को और सिख जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़ी तादाद में मारे भी गई, बहुत तगड़े तगड़े सिख, और बाकी जो है वो पहाड़ों की साइड पर जो है वो भाग गए, पहाड़ों में भागे जो बाद में जो है वो फिर सामने आए। और इस तरह से, और ये जो है सिर्फ एक मेजर इवेंट रहा इस मुगल एम्पायर का। यानी बहादुर शाह अव्वल के टाइम पर अगर हम बात करें उनकी किसी अचीवमेंट की या उन्होंने जो कोई वॉर वगैरह लड़ी तो वो यही जो सिखों के खिलाफ लड़ी थी यही थी, इसके अलावा और कोई भी मेजर अचीवमेंट नहीं थी। और इसके बाद फिर जो है 1712 के अंदर जो है 5 साल के बाद इंतकाल हो गया बहादुर शाह अव्वल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे नंबर पे हमारे पास लेटर मुगल्स में हैं वो हैं जी जानदाद शाह, ठीक है। और जानदाद शाह जो है ये बहादुर शाह अव्वल जो है उनके बेटे थे, और बहादुर शाह अव्वल की वफ़ात के बाद जो है इन्होंने तख्त नशीनी पे इनकी गद्दी पर नाम आया और तकरीबन 1 साल जो है इस बंदे ने हुकूमत की। अब जहांदाद शाह जो है, जैसे ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि लेटर मुगल्स के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है हिस्टोरियंस की, इसी तरह से जहांदाद शाह जो है इसके बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं देखने को मिलती। इसके बारे में भी यही कहा जाता है गो कि 1 ही साल था, लेकिन इस साल में भी जो है वो इसने क्या किया, सिर्फ अयाशी ही की और सल्तनत को मज़ीद जो है वो ज़वाल पजीर ही किया। सल्तनत, मुगल सल्तनत जो है वो नीचे ही गई इस 1 साल के अंदर। अब यहाँ पे जानदाद शाह के टाइम पे फिर से वही जो स्टोरी है फिर से वो रिपीट हुई। क्या हुआ जी कि 4 बेटे थे, ठीक है, और 4 बेटों में तख्त नशीनी की जंग हुई। अब ये हर एक आप सल्तनत देख ले वहाँ पे इसी तरह से जो है वो इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो 4 बेटे थे, चारों के अंदर जो है जंग शुरू हुई और 3 जो है वो फिर मारे गए और एक जो बचा, ठीक है, वो जहांदाद शाह था। और इस तरह से जो तख्त नशीन हुआ, जो बादशाह बना, वो जहांदाद शाह था, ठीक है। और जहांदाद शाह जो था वो एल्डेस्ट था और बहुत ही बुरा था, सबसे बुरा था ये जहांदाद शाह उन तमाम 4 बेटों के अंदर। और जहांदाद शाह की जितनी भी सल्तनत जो है वो सारी चलाई वो जुल्फ़िकार खान ने चलाई। ये जो जुल्फ़िकार खान था ये एक्चुअली में इसका वजीर था या चीफ मिनिस्टर आप इसे कह लें, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर आप इसे कह लें। प्राइम मिनिस्टर जो है ये पीएम था और ऑल टू ऑल था, यानी कि तमाम का तमाम जो इस साल के अंदर इख्तियार था जहांदाद शाह की सल्तनत के अंदर वो जुल्फ़िकार खान का था। और जहांदाद शाह जो है वो एक सिर्फ टाइटल के तौर पे बादशाह ज़रूर था, उसका सारा फोकस जो है वो अयाशी के ऊपर था और किसी काम के ऊपर नहीं था, इसलिए सारा कंट्रोल जुल्फ़िकार खान जो है वो संभाल रहा था, ठीक है। और इसी ने ही मदद भी की थी और उसी मदद के नतीजे के तौर पे जो है बाकी तीनों भाइयों को कत्ल करने में कामयाब हुआ और जहांदाद शाह को जो है वो हुकूमत मिली। और ये बहुत ही बुरा 1 साल गुजरा अगर मुगल एम्पायर की अगर हम ओवरऑल बात करें। उसके बाद जी इसी दौरान इसका जो भतीजा था उसने इसे चैलेंज भी किया इसकी हुकूमत के ऊपर, इसकी सल्तनत के ऊपर, ठीक है। और उसने कोशिश की कि सल्तनत जो है वो उसे मिल सके, जो कि फ़ारूक, जिसे फ़ारूक सैर भी कहा जाता है, जो बाद में हुक्मरान भी बना, इसके बाद बादशाह वो बना जो कि अजीम शान जो है बेटा था बहादुर शाह अव्वल का, उसका जो है वो भाई था, ठीक है जी। तो उसका जो बेटा था फ़ारूक सैर जो है उसने पूरी की पूरी कोशिश की और उसने बगावतें जो है वो जारी रखी। गो कि वो बगावतें जो है वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाद में जो है बाद में फिर वो कामयाब हो भी गई, क्योंकि ये जो फ़ारूक सैर था इसको जो सबसे ज़्यादा हेल्प हासिल थी वो थी सैयद ब्रदर्स की। और इनका जो आगे हम रोल देखेंगे वो बहुत ही क्रिटिकल रोल है और यही वो सैयद ब्रदर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है कि भाई यही सैयद ब्रदर्स थे जिनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर, लेटर जो मुगल एम्पायर थे उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और इसी वजह से जो है वो मुगल एम्पायर बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे गई, ठीक है। और जहांदाद शाह जो है उसको इन्होंने क्या किया जी, कत्ल कर दिया। यानी जो मुगल सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने फ़खर सैर का साथ दिया, क्योंकि अगर ये बादशाह बनता तो अल्टीमेटली पावर सारी की सारी जो है वो सैयद ब्रदर्स के पास आती। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की और एट द एंड बादशाह को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। तो इसके दौर में कोई 1 ही साल का दौर था, तो कोई ख़ास जो अचीवमेंट है हम ये नहीं कह सकते कोई ख़ास अचीवमेंट हुई। उसके बाद बात करते हैं जी फ़ारूक सैर की। अगर फ़ारूक सैर की बात करें जी तो फ़ारूक सैर भी जैसे आप देख चुके हैं कि भाई सारे का सारा जो कंट्रोल था या जो हुकूमत मिली थी फ़ारूक सैर को वो किस वजह से मिली, वो सैयद ब्रदर्स की वजह से मिली थी। तो अगर सैयद ब्रदर्स की वजह से मिली थी तो अल्टीमेटली इसने भी जो है वो खुद कुछ नहीं करना था, लेकिन इसके बावजूद ये समझता था कि भाई जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है जी, वो प्रॉब्लम सैयद ब्रदर्स ही है और सैयद ब्रदर्स को हटाने की इसने कोशिश भी की, गो कि वो कामयाब नहीं हुआ इसमें। ये भी एक सबसे पहली बात ये है कि कमज़ोर बादशाह था और कमज़ोर बादशाह इसलिए था कि जो होल्ड था तकरीबन वो इन 2 भाइयों के पास था, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। ये जो 2 भाई थे पूरे का पूरा तकरीबन जो कंट्रोल था मुगल एम्पायर का जैसे जुल्फ़िकार के पास था, ठीक है, उसी तरह से इनके पास था। और इनमें से एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर था और दूसरा जो है वो आर्मी चीफ था। यानी जो सैयद अब्दुल्ला था वो जो है प्राइम मिनिस्टर था और सारे का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो इसके पास था। और दूसरी साइड पे जो आर्मी चीफ था सैयद हुसैन जो कि दक्कन के अंदर जो है वो पॉइंट था और ये जो है दूसरा सारे का सारा आर्मी का कंट्रोल इसके पास था। इसका मतलब ये है कि ना एक साइड से जो है फ़ारूक सैर को इजाज़त थी कि वो अपनी मर्जी से कोई जो है वो किसी के खिलाफ जंग में जा सकता या कुछ बगावत करवा सकता, और दूसरी साइड से सारे का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स थे वो भी इसी के भाई के पास ही थे। तो सैयद ब्रदर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे इस टाइम के दौरान, सारी हुकूमत जो है सारी सल्तनत यही चलाते रहे।
और ये जो सैयद ब्रदर्स थे ये एक्चुअली में 1713 से लेके 1720 तक जो है इनको कहा जाता है ये किंग मेकर थे, यानी यही बादशाह बनाते और यही बादशाह को उतारते, इतनी ज्यादा जो है वो इनकी पावर थी। अब यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, गो कि आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगर ये इतने ज्यादा पावरफुल थे, अगर इतनी ज्यादा पावर इनकी थी, तो फिर ये खुद बादशाह क्यों नहीं बने? तो उसमें देखिए, अगर आपने कभी को पुरानी सीरीज वगैरह देखी हो तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पुराने जमाने में जो लोग थे, लोगों की जो एसोसिएशन थी, आज भी अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, आप अगर बात करें बरतानिया की, तो बरतानिया में आपको क्या नजर आएगा? वहां पे आपको बादशाहत नजर आएगी, गो कि बादशाह का कोई रोल या मलिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो सेरेमोनियल हेड्स हैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलरली यहां पे भी हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही था कि जो लोग थे वो मुगल एम्पायर को पूछते थे और उनके आबा व अजदाद को पूछते थे। तो ये फैमिली जो टाइटल था बादशाहत का, ये मुगलों के पास ही था, ठीक है, और ये इनसे ले नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो कहा जाता है ना हक के, आप कह लें कि भाई हक हकमियत जो है वो मुगलों के पास ही था और मुसलमान उन्हीं को मानते थे, किसी और को मानते नहीं थे। तो इसलिए वो चेंज तो नहीं कर सकते थे उन्हें, लेकिन उनके नाम के ऊपर हुकूमत जरूर कर सकते थे, पावर उनकी इंजॉय कर सकते थे, लेकिन खुद उनकी गर्दी के ऊपर नहीं बैठ सकते थे कि अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये सबसे मेन चीज है जिस वजह से वो खुद नहीं बैठे। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे क्लियर कर लें। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इनके दौर में जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई वो कहां पे हुई? राजपूतों की तरफ से प्रॉब्लम्स पैदा हुई, जट्स की तरफ से प्रॉब्लम्स पैदा हुई और सिखों की तरफ से जो है प्रॉब्लम्स पैदा हुई। यानी ये तीनों जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर खास करके अगर हम बात करें, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो यहीं पे जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या हुआ जी? क्योंकि दूसरी साइड पे जो मराठा थे वो तो अपनी पावर को जो है वो अंदर ही अंदर बढ़ा रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अलायंस उन्होंने किया वो काफी ज्यादा पावर बढ़ाई थी। तो यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया रखा फर्रुखसैर के लिए। अब उसमें सबसे पहले अजीत सिंह जो है, ठीक है जी, अब वो बंदा सिंह का, जैसे मैंने बताया कि बंदा सिंह जो था उसको तो बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन जो अजीत सिंह था फिर ये सामने आया, ठीक है, और इसने क्या किया जी? अजमेर को जो है, मेवर के अंदर अजमेर को कैप्चर कर लिया और इसके ऊपर अजमेर के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि अजीत सिंह को फिर बाद में शिकस्त दी गई कि फर्रुखसैर ने जो है वो सैयद हुसैन को वहां पे भेजा और सैयद हुसैन ने जो है टफ वॉर के बाद, खैर फर्रुखसैर ने क्या भेजना था, उन्होंने खुद ही सारे डिसीजंस लेने थे, तो इस तरह से उन्होंने जो है वो फिर यहाँ पे शिकस्त जो है वो दी अजीत सिंह को। दूसरी साइड पे अगर जटों की बात की जाए, जटों ने भी जो है वो आगरा जो है उसके गिरदोनवाह में बहुत ज्यादा जो है वो लूट मार मचाई हुई थी पूरे आगरा के एरिया के अंदर, खास करके चुरमान जो है इसने बहुत ज्यादा आगरा का जो एरिया था, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लूट मार थी और ये इनका तरीकाकार भी जो है सिखों और जटों का तकरीबन जो है वो सेम ही था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की हुई थी, इनके साथ वॉर हुई, ठीक है जी। अब ये जो जट थे इन्होंने बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज किया हुआ था और यहां तक कि इन्होंने पूरे के पूरे जो टोन का किला था यहां पे इसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था और बाद में गो के शिकस्त दी गई, लेकिन बावजूद इसके ये किला जो है इनके कब्जे में रहा क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि मुगल एम्पायर की इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो जो है वो अपना बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ या विल जो है वो अपनी विल को वहां पे लागू कर सकते। इसी तरह से जो बंदा सिंह है उसने भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो की हुई थी और सिखों को बहुत ज़्यादा पावर जो है मिल रही थी। गो कि मैं बता चुका हूं कि इसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उस एग्जीक्यूशन से पहले जो है इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की हुई थी बंदा सिंह ने, ठीक है। लोहगढ़ का जो इलाका था, इस लोहगढ़ के पूरे इलाके को बंदा सिंह ने कैप्चर किया था और ये एक बहुत बड़ी पावर थी, ठीक है। गो कि ये सिखों के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इतने बड़े एरिया को उन्होंने जो है वो कैप्चर किया और मुगल एम्पायर को जो है एक टफ किस्म का जो है वो टाइम दिया यहां पे बंदा सिंह ने, ठीक है जी। और इसके नतीजे के तौर पे जो है जो पूरे का पूरा मुगल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और बंदा सिंह एक बहुत बड़ा हीरो बन के जो है वो सिखों का हीरो बन के सामने आया और हर जगह पे जो है इसका नाम और उसके नाम के चर्चे जो है वो होने लगे। उसके बाद बंदा सिंह जो है उसको फिर एक शिकस्त दी गई और उसको साथ में जो है वो कैप्चर कर लिया गया और बाद में जो है बंदा सिंह को जो है क्या किया गया जी, एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद जो सिख राइजिंग थी वो कम हो गई तकरीबन, क्योंकि इसके बाद जो हम सिख राइजिंग देखते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वो जो रंजीत सिंह की हुकूमत बनी थी खास करके, ठीक है, उस टाइम पे जो है सिख राइजिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले जो है वो सिख राइजिंग हमें देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा सिंह था इसके बाद जो है वो सिखों के जो हालात है वो काफी ज्यादा जो है बुरे हो गए और उन्होंने जो है फिर वो इसी में बेहतरी समझी कि भाई वो बैक हैंड पे रह के ही सारे का सारा मैनेज करें, तो फ्रंट पे वो नहीं आ सके बंदा सिंह के बाद जल्दी, ठीक है। लेकिन इसको जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले इसने जो है मुगल एम्पायर को जो है वो आप कह सकते हैं तिगनी का नाच नचाए रखा और इसकी बहादुरी के किस्से जो है वो हर घर में तकरीबन सुनाए जाते थे बंदा सिंह के, ठीक है जी।
उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं जी सैयद ब्रदर्स के बीच में और बादशाह के बीच में एक वॉर थी, ठीक है जी, एक टग ऑफ वॉर आप इसे कह लें कि जो एक साइड पे यानी बादशाह ये चाहता था कि सारे की सारी पावर्स जो है उसके पास दोबारा से वापस आएं और इनसे किसी तरह जान छुड़ाई जा सके, लेकिन दूसरी साइड पे जो सैयद ब्रदर्स थे वो बहुत ज्यादा तगड़े थे और वो किसी भी सूरत जो है ये नहीं चाहते थे कि बादशाह जो है वो जो है उसके पास सारे का सारा कंट्रोल आए। तो ये पावर डायनेमिक्स जो है ये इसी तरह से वहां पे उस बादशाह के महल के अंदर जो है चल रही थी। तो सैयद अब्दुल्ला जो है उसको जब बादशाह ने कोशिश की रिप्लेस किया जाए, ठीक है जी, जो पीएम था उस टाइम पे सारे का सारा वज़ीर आज़म था और सारे का सारा जो कंट्रोल था वो इसी के पास था, तो बादशाह जो है वो ये चाहता था, ठीक है जी, यानी फर्रुख सैयद जो है वो ये चाहता था कि भाई किसी तरह से कंट्रोल इसके हाथ से लिया जाए। तो ये बात जो है सैयद अब्दुल्ला ने अपने भाई को बताई, वो भाई जो दक्कन के अंदर उस टाइम पे जो है वो आर्मी का चीफ बना हुआ था, उसको बताई। तो उसने क्या किया जी, उसने यहाँ पे फिर धोखा देने की कोशिश की और उसने एक ट्रीटी साइन की मराठास के साथ, क्योंकि दक्कन का सारा कंट्रोल जो है वो तकरीबन मराठास के पास था। एक साइड पे अगर सैयद हुसैन था तो उस साइड पे बहुत बड़ी पावर जो थी मराठा की पावर थी। तो इन मराठों के साथ क्या किया गया, एक ट्रीटी साइन की गई बादशाह के अगेंस्ट में कि भाई तुम लोग जो है वो अगर मुझे सपोर्ट करोगे और अगर हम जो है पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा तो हम आपको मजीद जो है वो यहां पे इख्तियारात देंगे और आपकी पावर भी बढ़ाएंगे। तो मराठों ने उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया और उन्होंने क्या किया जी, फिर दिल्ली की तरफ मार्च किया मराठों को साथ लेके, यानी सैयद हुसैन की आर्मी भी, ठीक है, जो बगावत कर चुकी थी, और साथ में मराठा को भी लेके उन्होंने क्या किया, दिल्ली फोर्ट को जो है वहां पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इसके नतीजे के तौर पे जेल में जो है वो किंग को उठाया, बादशाह को, और जेल उसे भेज दिया, जेल में बंद कर दिया, उसके बाद उसको अंधा कर दिया और फिर बाद में जो है उसे मार दिया गया 1719 के अंदर, ठीक है। यानी ये एक पुराने जमाने का एक तरीकाकार था कि भाई अगर बादशाह को आप अंधा कर देते हैं तो जाहिर बात है फिर वो दोबारा बादशाह बन ही नहीं सकता, क्योंकि अंधा है तो फिर तो वो उमूर सल्तनत जो है वो अंजाम दे ही नहीं सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सैयद ब्रदर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने गद्दारी की, बगावत की और उसके नतीजे के तौर पर बादशाह को जो है फर्रुख सैयद को इन्होंने जो है वो अंधा कर दिया और बाद में कत्ल कर दिया। अब दूसरी साइड पे जो मरहटा थे, अब क्योंकि वो उनके साथ तो एग्रीमेंट हो चुका था, तो मरहटा जो है वो तकरीबन दिल्ली तक पहुंच चुके थे और उनकी जो पावर थी वो दिल्ली तक आ चुकी थी। अल्टीमेटली एक साइड पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कहा जाता है कि मुगल एम्पायर का जो है वो रूल था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे आपको इस टाइम के दौरान ये देखने को मिलेगा कि जो मरहटा थे उन्हीं का एक्चुअली में रूल था दिल्ली के अंदर तक और उन्हीं का इन्फ्लुएंस था और वो दिल्ली पंजाब तक जो है वो पहुंच चुके थे और पंजाब के इलाके तक जो है वो उनका कब्जा हो चुका था मराठा एम्पायर का इस दौरान, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उस साइड पे, तो फिर उसके बाद जब बादशाह यहाँ पे चला गया तो उन्होंने क्या किया जी, रफ़ीउ दरजा जो है इसको 1719 के अंदर जो है वो बादशाह बनाया गया, बराए नाम बादशाह बना, इंतहाई कमज़ोर था और माना जाता है कि इसको बीमारी थी कोई, ठीक है, तब देख या कोई और बीमारी थी इसको, जिस वजह से इसने जो है वो जिस तरह से कंट्रोल करना था, या बादशाह अगर खुद बीमार होगा, खास करके उस टाइम पर अगर ये बीमारी हो तो उसका तो इलाज भी नहीं था, तो ये इसकी मौत हो गई। उसके बाद जो दूसरा जो था रफ़ीउद्दौला, इसको बनाया गया और रफ़ीउद्दौला भी जो है उसी साल के अंदर ही इसकी भी डेथ हो गई। लेकिन एक्चुअली में इनको सिर्फ बराए नाम यहाँ पे जो है तख्त के ऊपर बिठाया गया, जो पावर्स थी वो सारी की सारी सैयद ब्रदर्स के पास ही जो है वो थी और वही सारी पावर्स एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब तो रिवॉल्ट भी हो चुका था, तो अब सब कुछ बराए नाम ही था। तो क्योंकि ये जो मराठों की जो मार्च थी एक्चुअली में दिल्ली की तरफ, इसमें आपको दो तरह की, जैसे मैंने कहा, राय देखने को मिलेगी। एक ये थी कि भाई जो सैयद हुसैन था वो वहां से उन्हें लेके आया एग्रीमेंट के तहत। दूसरी साइड पे आप अगर देखेंगे हिस्ट्री का दूसरा रुख, तो आपको ये कहा जाएगा कि जो मराठा हैं उन्होंने जो है वो दिल्ली को फतह किया, या दिल्ली के ऊपर आके उन्होंने दिल्ली तक का कब्जा कर लिया, उनको किसी भी किस्म की मदद जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अपनी पावर के तहत आए। तो दोनों चीजें ही आपको देखने को मिलेंगी हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, रोशन अख्तर जो है मोहम्मद शाह के नाम से जो है वो उसको बाद में तख्त नशीन किया गया और उसको भी जो है वो भी एक जो है बराए नाम ही जो है वो किंग बना, क्योंकि सारे का सारा जो कंट्रोल था वो सारा सैयद ब्रदर्स के पास ही था। इन दोनों के मरने के बाद जो है वो मोहम्मद शाह को जो है मोहम्मद शाह, या ख़ास करके मोहम्मद शाह रंगीला जो है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको बनाया गया, जिसके बहुत एक लंबा अरसा रहा। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी मोहम्मद शाह रंगीला की। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा और ये लेटेस्ट मुगल में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मोहम्मद शाह रंगीला ही था। और इसका जो नाम के साथ रंगीला है, कुछ तो ये मानते हैं कि भाई ये नाम जो है मोहम्मद शाह था और रंगीला इसके रंगीले पन की वजह से या इसकी रंगलियों की वजह से आप कह सकते हैं कि इसका साथ में रंगीला नाम पड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना और इसने लेटर मुगल्स में सबसे ज़्यादा हुकूमत भी इसी ने की। 1719 से लेके 1748 तक जो बादशाहत है वो मोहम्मद शाह रंगीला के पास रही, ठीक है।
अब मोहम्मद शाह रंगीला की अगर बात करें पर्सनैलिटी की, तो ये एक प्लेयर लविंग बंदा था और एक बहुत ही बदनाम ज़माना बादशाह था। गो के एक हैंडसम मैन था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चार्म था इसके अंदर, और उसी चार्म ने इस बंदे को जो है वो जकड़े रखा। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए कि ये डिपिक्ट किया गया है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला साहब हैं और इनके इर्द गिर्द जो है वो यहाँ पे लोंडियाँ मौजूद है। गो कि ये इनके बारे में इल्ज़ाम था ये लोंडियाँ नहीं बल्कि लोंडों के भी जो है वो शौकीन थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी का भरपूर तौर पे, वैसे भी बादशाह था, इसको फ़ायदा क्या उठाने की जरूरत, तो इसने अपनी पर्सनैलिटी का भी भरपूर तौर पे जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की और बहुत ही जो है ना वो जुल्म मचाए रखा है। आप अब समझ गए होंगे, ठीक है, एक बहुत ही यानी प्लेयर लविंग किस्म का और बहुत ही बदनाम ज़माना, एक दिल फेंक आशिक किस्म का ये बंदा था, ठीक है। और शुरू में तो सैयद ब्रदर्स ही, क्योंकि उन्होंने ही इसे तख्त के ऊपर लाया था और वही, और मोहम्मद शाह रंगीला खुद जो है उनके साथ साजिश करके तख्त के ऊपर बैठा था, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ये बात समझता था कि भाई अगर ज़्यादा टाइम जो है वो ये रहे तो मेरी सल्तनत को प्रॉब्लम होगा और ख़ास करके मेरी जो ताकत है वो तकसीम हो जाएगी, क्योंकि ताकत ये इंजॉय करेंगे। इसलिए ये फैसला कर लिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने कि इन दो भाइयों से, सैयद ब्रदर्स से अब किसी तरह जान छुड़ानी है। गो के फिर बाद में जो है वो 1722 के अंदर कामयाब भी हो गया इन भाइयों से जान छुड़ाने में। अब पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी नोबल्स की महल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब सैयद ब्रदर्स जो है वो उन्होंने सबको ही परेशान कर रखा था, क्योंकि जो पावर थी वो सारी की सारी इन्हीं के हाथ में थी। जो बाकी जो वजीर थे वो वजीर भी सारे के सारे तंग थे कि यार सारी पावर वो एंजॉय कर रहा है, किंग जो है वो बराए नाम है और हमारा जो रोल है वो भी कुछ नहीं। तो ऐसे में उसके अंदर भी जो है वजीरों के अंदर भी दो धड़े बन गए, ठीक है जी। तो वो दो धड़े जो है वो तकरीबन दोनों धड़े गो के एक दूसरे के अगेंस्ट ही थे, लेकिन बावजूद इसके वो इस कॉज के ऊपर इकट्ठे थे कि भाई उन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले सैयद ब्रदर्स से जो है वो जान छुड़ाई जाए और फिर हम आपस में लड़ेंगे, ठीक है। तो बादशाह भी उन्हीं नोबल्स को ही जो वहाँ पे मौजूद थे उनको सपोर्ट करता रहा कि भाई इनसे कम से कम जो है वो जान छूट जाएगी, ये सैयद ब्रदर्स जो हैं। तो ऐसे में जो बादशाह का वजीर था, ठीक है जी, बादशाह ने इस बंदे को अपना वजीर बनाया, ठीक है, निज़ामुल मुल्क जो है, और ये निज़ामुल मुल्क जो है ये बहुत ही काबिल बंदा था और यही बंदा था जिसने जो है वो सैयद ब्रदर्स से जान छुड़ाई मोहम्मद शाह रंगीला की, ठीक है। बाद में ये बंदा भी फिर इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर हासिल की दक्कन के अंदर। तो निज़ामुल मुल्क ने क्या किया जी, दक्कन के अंदर जो है वो सैयद हुसैन अली को जो है वो कत्ल करवा दिया, ठीक है। इसने पूरे का पूरा अंदर नोबल्स को अपने साथ मिलाया दक्कन के अंदर, और वहां पे ये जो आर्मी का चीफ बना बैठा था सैयद हुसैन अली, तो एक भाई को यहां पे उन्होंने क्या किया जी, कत्ल करवा दिया। और इसके बाद जो, क्योंकि एक्चुअल जो पावर थी वो सारी की सारी पावर आपको पता है आर्मी के पास ही है, जिसको आज के ज़माने में हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी, ठीक है, वो सारे के सारे यहां पे अगर ये कंट्रोल कर रहा था, तो जब इसका कत्ल हो गया और निज़ामुल मुल्क ने इसे यहां पे कत्ल करवा दिया आर्मी चीफ को, तो इससे जो दूसरा भाई था जो कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बना हुआ था, उसकी पावर वैसे ही जो है वो खत्म हो गई और उसको उठा के जो है वो जेल में डाल दिया गया। और इस तरह से 1722 के अंदर जो है 4 साल के बाद जो है इसने अपनी उनसे निजात हासिल कर ली। मोहम्मद शाह रंगीला ने उससे से जान छूट गई इन सैयद ब्रदर्स से, जो कि तकरीबन 1713 से जो है वो किंग मेकर्स बने हुए थे और 1722 तक जो है इन्होंने रूल किया तकरीबन हिंदुस्तान के ऊपर। इन्हीं का रूल ही चलता रहा इन सालों के अंदर, ठीक है। और ये जो निज़ामुल मुल्क था ये एक इंतहाई काबिल शख्स था, लेकिन इसने भी जब बाद में देखा कि भाई मोहम्मद शाह रंगीला साहब जो हैं वो तो कुछ और ही मिजाज रखते हैं, ख़ास करके जो जैसे मैंने कहा कि लोंडों का जो मिजाज था, तो इस बात ने बहुत ज़्यादा इन्हें जो है वो डिसअपॉइंट किया। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने दक्कन के अंदर जो है वो अपनी एक आज़ाद रियासत की भी बुनियाद रखी वहाँ पर, और वहाँ पर कोशिश की कि दक्कन को किसी तरह से अब सेंटर से दूर कर दिया जाए, क्योंकि अब ये समझते थे कि ये बादशाह इस काबिल नहीं कि उसको फॉलो किया जा सके। अब जो मैंने कहा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स थी, वो पार्टी पॉलिटिक्स इन सैयद ब्रदर्स के बाद खुल के सामने आ गई। दो तरह की पार्टीज जो हैं, या दो तरह के नोबल्स जो हैं जो बादशाह के महल के अंदर थे, वो हमें देखने को मिलते हैं। एक हिंदुस्तानी पार्टी थी और दूसरी तुरानी पार्टी थी, ठीक है जी। अब हिंदुस्तानी पार्टी वो लोग जो थे जो हिंदुस्तान के यहाँ पे मौजूद थे, बादशाह के अंडर काम कर रहे थे, ठीक है। दूसरी साइड पे तुरानी पार्टी जो फॉरेनर्स जो थे, जो बाहर से, जैसे आपने देखा कि हिंदुस्तान में जो मुगल खुद थे वो भी तुरानी पार्टी का ही एक तरह से हिस्सा थे, क्योंकि वो भी बाहर से ही आए हुए थे, तो वो तुरानी पार्टी एक तरह से बनी। तो ये दो जो है दो मुख्तलिफ तरह के जो है वो पार्टियां यहां पे सामने आई। एक पार्टी ये चाहती थी कि सारे का सारा कंट्रोल उसके पास रहे, दूसरी पार्टी ये चाहती थी कि वो कंट्रोल सारे का सारा वो एंजॉय करें। तो इनकी आपस की जो है वो खींचातानी भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि बादशाह साहब खुद जो है वो और ही चीजों के को एंजॉय कर रहे थे। और इस नतीजे के तौर पर जो है हुआ क्या कि जो मुगल एम्पायर है उसका बाकायदा आगाज हो गया यहां पर टूटने का। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे यानी बाकायदा आगाज हो गया मुगल सल्तनत जो है उसके टूटने का। उसमें क्या हुआ, सबसे
पहले कि कुछ इंडिपेंडेंट जो प्रोविंसेस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस जो है वो अनाउंस कर दी और कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही इंडिपेंडेंस जो है वो लेते जा रहे थे। तो जो सूबे थे, जो खासकर दूर दराज के जो इलाके थे, जिनको जो है वो जैसे औरंगजेब ने जो है वो फतह किया हुआ था या बहुत मुश्किल से मुगल एम्पायर ने उनको अपने साथ मिलाया हुआ था ताकत के बलबूते के ऊपर, अब वो क्योंकि जितने जितने दूर थे तो वहां के जो बादशाह थे, जो लोकल लोग थे, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने जो है मुगल एम्पायर को टैक्स वगैरह देना जो है वो बंद कर दिए थे आहिस्ता आहिस्ता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? सेंट्रल अथॉरिटी जो थी बहुत ज्यादा वीक थी, यानी जो दिल्ली के अंदर जो बादशाह बैठा हुआ था उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी, तो उस नतीजे के तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वीक हो गई। उसमें निजाम ऑफ हैदराबाद जो है, ठीक है, सबसे पहले उसने जो है वहां पे अपना रोल प्ले किया, ठीक है जी। और वहां पे क्या किया जी, मीर कासिमुद्दीन जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1724 के अंदर दक्कन को, हैदराबाद का जो इलाका था, हैदराबाद दक्कन का, इसको यहां पे आजाद किया और इन्होंने मुगलों को यहां मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मलिक वजीर भी वहां पे मौजूद थे, निजाम मुल्क भी सॉरी वहां पे मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ मिल के या मिली भगत करके तो इन्होंने क्या किया जी, यहां पे इसको आजाद करवा लिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दूर होते गए दिल्ली से। तो सबसे पहला यहां से आगाज हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अली वर्दी खान की, तो बंगाल के अंदर उनका बहुत ज्यादा होल्ड था। पहले तो वो यहां पे गवर्नर रहे मुगलों के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि यहां पे कंट्रोल लूज होता जा रहा है तो बंगाल भी जो है वो मुगल एम्पायर से दूर होता गया। गो के इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, या आप ये हरगिज ना समझिएगा कि भाई इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही कंप्लीटली जो है वो 100% आप ये कहें कि वो आज़ाद हो गए, ऐसा हरगिज नहीं था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना वहाँ पे टैक्स कलेक्शन शुरू कर दी और ख़ुद ही जो है वो उसको एंजॉय करने लगे, बजाय इसके कि वो मरकज़ को मानते, और मरकज़ का कंट्रोल उनसे लूज होता गया। इसी तरह रोहिलिया का जो इलाका था, रोहिलखंड का खास करके जो रोहिलिया सरदारों ने जो है वहाँ पर उसको पठान थे ये, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से आए हुए थे, तो इन्होंने यहाँ पे आके मुगलों ने इनको अपने साथ मिलाया हुआ था, जो कि काफी ज्यादा सख्तियां वगैरह करके। तो अब जब यहां पे मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर हो गई, तो इस रोहिलखंड के एरिया ने भी जो है यहां पे अपनी हुकूमत का आजादी का ऐलान कर दिया और यहां पे इन्होंने एंजॉय किया। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में डिटेल से बात कर चुका हूं, ठीक है। इसी दौरान फिर क्या हुआ जी कि जो कसर रहती थी वो नादिर शाह ने पूरी की, जिसको हिंदुस्तानी नेपोलियन भी माना जाता है। नादिर शाह जो है वो ईरान का जो है वो बादशाह था और 1739 में जो है उसने फैसला किया हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई का, और 1736 में और 1739 में जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर उसने चढ़ाई की, ठीक है। और ये हिंदुस्तान के वो हमले जो इंतहाई खतरनाक हमलों में से थे उनमें से एक हमला था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लूट मार की गई और नादिर शाह ने यहाँ पे एक जुल्म का तूफान जो है वो बर्पा किया और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में वो यहाँ रहा और 3 साल बाद जो है उसकी यहाँ से वापसी हुई नादिर शाह की। और नादिर शाह इंतहाई चालाक और बहुत ही सख्त किस्म का, यानी आप ये मान सकते हैं, हुक्मरान था, जिसने बहुत ज्यादा जुल्म यहाँ पे किया और यहाँ पे लूट मार भी की बहुत ज़्यादा। जितना सोना चांदी या मुगलों के पास जो भी था वो सारे का सारा यहाँ से लूट के वापस ले गया। इवन यहाँ तक कि तख्त ताउस के बारे में कहा जाता है कि तख्त ताउस भी जो है वो नादिर शाह अपने साथ ले गया, जो कि उस टाइम पे अरबों रुपए की मालियत से मुगलों ने बनाया था। वो तख्त जो पूरे का पूरा जो है वो ऐसा थ्रोन था जो हीरे और चांदी और पता नहीं क्या क्या उसमें मुगलों ने लगा के उसे खरबों रुपए से बनाया था, तो वो भी वो अपने साथ लेके चला गया हिंदुस्तान। तो वो जो सारा का सारा पैसा उसके ऊपर मुगलों ने हिंदुस्तान का लगाया, लेकिन उसको एंजॉय किसने किया जी, ईरान ने किया, या नादिर शाह जो है उसे अपने साथ लेके चला गया। वो कि फिर बाद में जो है वो नादिर शाह भी उसको कत्ल कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। और इस तरह से फिर जो है मोहम्मद शाह रंगीला की जो डेथ है वो 6 अप्रैल 1748 को इसका इंतकाल हो गया। और इससे पहले एक हमला जो है वो नादिर शाह का जो जनरल था, ठीक है जी, उसने भी एक हमला कर दिया था और उस हमले के नतीजे के तौर पर गो कि उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे पैदा हो गई थी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, जिनको हम आगे जिक्र करेंगे, तो उन्होंने एक हमला जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे पंजाब में कर दिया था इस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम के ऊपर ही। और इसके अलावा एट दी एंड अगर हम बात करें तो एक क्लेम किया जाता है, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि मोहम्मद शाह रंगीला की तबीयत के बारे में कि भाई होमोसेक्सुअलिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इनके दरबार के अंदर अगर जितनी लड़कियां थी तो उतने ही लड़के भी थे एक ही काम के लिए, ठीक है। और इनकी तबीयत ही कुछ इस तरह की थी, तो गो कि अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, लेकिन ये इल्ज़ाम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलेआम लगाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लगाया जाता था इल्ज़ाम, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो उससे ज़्यादा खुल के जो इल्ज़ाम लगा वो मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर लगा इस हवाले से, ठीक है। तो ये जो है ये सारे का सारा टाइम रहा मोहम्मद शाह रंगीला का, जिसमें आप देखें कोई भी जो मेजर अचीवमेंट है नहीं हुई, सिवाय इसके कि जो हिंदुस्तान है उसकी जो तकसीम है उसका आगाज़ मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में हो गया। और जो मेजर एरियाज थे जिनमें दक्कन हो गया, रोहिलखंड हो गया, ठीक है जी, और ख़ास करके अगर हम बात करें हैदराबाद की, बंगाल की, तो ये जो है ये इलाके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होना स्टार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं जी अहमद शाह की। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो दस्तार मिली जी वो उनके बेटे को मिली अहमद शाह को, और अहमद शाह ने जो है वो 6 साल जो है वो हुकूमत की 1748 से लेकर 1754 तक। ये अहमद शाह, थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना, सम टाइम जो है वो कंफ्यूजन पैदा होती है कि शायद ये जो अहमद शाह हैं ये अहमद शाह अब्दाली हैं, तो ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो तो अफगानिस्तान और ईरान के अंदर जो है बादशाह थे, और ख़ास करके उन्होंने जो अफगानिस्तान था उसकी जो है ना आज़ाद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी थी अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। कंधार से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी जो है वो नादिर शाह के मरने के बाद, तो ये वो नहीं है, ठीक है। ये अलग से जो है ये इसके मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे थे अहमद शाह, तो इनके पास जो है हुकूमत इसके बाद आई मुग़ल एम्पायर में, ठीक है। और 6 साल इस शख्स ने जो है वो हुकूमत की, और 6 साल ही जो है वो प्रॉब्लम से भरपूर रहा, तकलीफ़ों से भरपूर रहा। ख़ास करके जो है वो अहमद शाह अब्दाली जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किए रखा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, खासकर इस्लाम के हवाले से भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो इंटरनली जो यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स थे या जो सूफी लोग थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अहमद शाह अब्दाली की जो इन्वेजन्स थी हिंदुस्तान के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये बहुत ही कमज़ोर हुक्मरान रहा 6 साल के दौरान। इस दौरान सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो मरहटा थे उनकी पावर एक्सट्रीम को पहुंच गई। वो जो पहले बराए नाम हम ये कह रहे थे कि उन्होंने क्या किया जी, दिल्ली तक आए, और दिल्ली तक कौन लेके आया उन्हें, मुगल खुद ही लेके आए, या जो सैयद ब्रदर्स थे वो लेके आए थे। लेकिन उस टाइम पे तो उनकी पावर इतनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी पावर पंजाब तक फैली जब, तो उन्होंने वहाँ पर पावर को प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया। और ये जो अहमद शाह का दौर था, ये माना जाता है कि इनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर तक थी। इवन शायद दिल्ली शहर से अंदर भी जो किला था, सिर्फ उस किले तक जो है इनकी हुकूमत थी, बाकी उससे बाहर जो है वो मरहटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और मरहटा ने पूरी एक मरहटा कॉन्फेडरेटरी जो है वो बनी, और वो पूरी की पूरी कॉन्फेडरेटरी जो है एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको इन्होंने कवर किया हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो अब अहमद शाह अब्दाली, जैसे मैंने कहा कि उनकी इन्वेजन्स भी थी, तो एक साइड से मरहटा और दूसरी साइड से ये। अब एक्चुअली में एक तरह से जो मुगल एम्पायर थे, यानी जो अहमद शाह था, इसको बाईपास किया जाता रहा इस दौरान, इन 6 सालों के दौरान अगर हम देखें तो। क्योंकि एक साइड पर अगर मराठा है और दूसरी साइड पर अगर हम बात करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली हैं, ठीक है, जो इस्लाम के नाम पे यहाँ पे बार बार अटैक कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि यहाँ पे भी जो है वो इसको साथ में शामिल किया जाए। तो अब ऐसे में जो मुगल एम्पायर थी वो तो दिल्ली के अंदर थी, तो जो हमले हो रहे थे सारे के सारे अहमद शाह अब्दाली की तरफ से, वो मरहटों के ऊपर हो रहे थे, मरहटों और सिखों के ऊपर हमले हो रहे थे, ठीक है जी। और अमृतसर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। खास करके गोल्डन टेम्पल जो है उनका माना जाता है कि उसको बुरी तरह से तबाह किया गया इनके हमलों के दौरान पंजाब के अंदर। तो उनका जो अटैक था अहमद शाह अब्दाली का, वो सिखों के ऊपर था और दूसरी साइड से मरहटों के ऊपर था। उनका अटैक हरगिज़ भी जो है वो मुगल सल्तनत के ऊपर नहीं था या मुगल आर्मी के ऊपर नहीं था। लेकिन मुगल आर्मी, अब अगर हम माने कि उस टाइम पर मुगल आर्मी की तो पावर खुद ही नहीं थी, तो मुगल आर्मी कैसे किसी के सामने आ सकती थी। तो इसलिए बहुत सा ये क्लेम किया जाता है कि भाई मुगल आर्मी जो है वो साथ में शामिल थी, ठीक है। और शामिल किस तरह से थी कि वो खुद ही ये चाहती थी कि भाई अहमद शाह अब्दाली जो है वो किसी तरह से आए और मराठों की पावर को भी कम किया जाए, इनको भी शिकस्त दी जाए और सिखों को भी शिकस्त दी जाए, ताकि जो है वो दोबारा से मुगलों को हुकूमत करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, उनकी जो सल्तनत है वो दिल्ली से बाहर तक भी जा सके। तो ये एक साइलेंट अलायंस भी आप इसे कह सकते हैं, और सम टाइम ओपन भी आपको कहीं मिलेगा कि ओपनली जो है उन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरी साइड पे जो पॉलिटिक्स थी, जो नोबल्स की पॉलिटिक्स थी, अब वो मजीद बढ़ती जा रही थी। अब एक साइड पे ईरानी था और दूसरी साइड पे तुरानी था। गो कि वो जो इंडियन जो थी, हिंदुस्तानी का हमने जो जिक्र किया था, अगर आप यहां पे समझिए तो हमने इससे पहले जिक्र किया था 2 तरह के नोबल्स का, कि एक हिंदुस्तानी थे, ठीक है, जो कि जिनमें हिंदुस्तानी जेंट्री सारी की सारी शामिल थी, और दूसरी तुरानी थे जो कि बाहर से थे। लेकिन इन्हीं के बीच में अब तीसरी एक मौजूद थी जो कि ईरानी थी, ठीक है। तो अब ये जो हिंदुस्तानी है ये तो साइड लाइन हो गई, इसके पास तो पावर इतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन इन दोनों के आपस में काफी ज्यादा खींचातानी स्टार्ट हो गई, ईरानी की और दुरानी की। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली को ईरानी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान के हुक्मरान रही और उसके बाद फिर अफगानिस्तान में उन्होंने कंट्रोल यहां पर संभाला था। तो अल्टीमेटली उनको यहां पर पावर थी, तो इसलिए इनका भी आपस में यहां पर नोबल्स का भी इशू यहां पर चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी यहां पर महल के अंदर, इसको हम डिटेल से यहां डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे जो ईरानी थी खास करके, ठीक है, जैसे मैंने कहा अहमद शाह अब्दाली की उनको सपोर्ट काफी ज्यादा हासिल थी और वो ये चाहते थे कि वो यहां पे आए। और दूसरी साइड से जो तुरानी थी, अब वो इंडियंस के साथ शामिल या साथ में ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से मरहटा पावर जो है उसको यहां पे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब यहां पे आपने बात को समझना है
कि एक यानी कि जो बाहर से इन्वेडर्स थे उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा ये चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर के लोग यहां पे हुकूमत करें। और ये डिबेट आज तक मौजूद है। ये जो डिबेट, जिस डिबेट की मैं बात कर रहा हूं, ये आज भी आपको दिखाई देगी। जैसे लेट्स सपोज ये डिबेट क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसे आप देखिए यहां पे हम ये मानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है, हम ये मानते हैं कि वो हमारे हीरो हैं। ऐसा ही है, हमसे मुराद ये है कि यहां पे जो मेजॉरिटी में जो मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो ये मानते हैं कि भाई क्योंकि वो मुसलमान थे, इस्लाम के नाम के ऊपर आए, इस्लाम का नाम लेके यहां पे आए, तो इसलिए वो हीरो मानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनलिस्ट की या खास करके सिंध के नेशनलिस्ट लोगों की, तो वो मोहम्मद बिन कासिम को इन्वेडर मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडर था, जबकि जो राजा दाहिर था, ठीक है जी, राजा दाहिर असल में हमारा हीरो है, क्योंकि वो यहां की जमीन का मौजूद था। बेशक वो हिंदू था, लेकिन वो था यहां की जमीन का हीरो, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है कि यहां पे भी अहमद शाह अब्दाली जो है, खास अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है शाह वलीउल्लाह को, कि शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने खास करके दावत दी या खत लिखा अहमद शाह अब्दाली को, क्या आप यहां पे मराठों के खिलाफ निकले। तो ये माना जाता है कि अहमद शाह वलीउल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक साइड पे जो मराठा थे, गो के वो थे हिंदू, लेकिन थे तो हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों का है, अदर देन दैट कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए एक जो स्कूल ऑफ थॉट इस टाइम पे मौजूद है, वो ये मानता है कि भाई जो इन्वेडर्स थे वो गलत थे, ठीक है, और जो यहां के मौजूद लोग थे वो ठीक थे। लेकिन वहीं पे जो इस्लाम पसंद लोग हैं वो ये मानते हैं नहीं भाई उनका हक था, उन्होंने अच्छा किया, यहां पे आके मराठों या हिंदुओं की ताकत को जो है वो कुचला। तो ये दो तरह की आपको राय यहां पे देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से ये जो ईरानी ग्रुप था, ये सपोर्ट कर रहा था अहमद शाह अब्दाली को, यानी कि बाहर के इन्वेडर को, इस्लाम के नाम के ऊपर। और दूसरी साइड पे जो तुरानी ग्रुप था, ये मराठा को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि गो के मुसलमान नहीं थे, लेकिन थे तो हिंदुस्तानी। सो हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे इन्हें भी सपोर्ट काफी ज्यादा हासिल रही। एट दी एंड अगर हम बात करें तो जीत किसकी हुई जी? तुरानी पार्टी की। तुरानी पार्टी की फिलहाल तो खैर कंप्लीटली हम नहीं कह सकते, लेकिन इस टाइम के दौरान, इस अहमद शाह के टाइम के दौरान जो जीत हुई वो तुरानी पार्टी की हुई, यानी कि मराठा जो है उनको बहुत ज्यादा पावर मिली, और मराठा जो है उन्होंने एक कंट्रोल हासिल किया हिंदुस्तान के ऊपर इस अहमद शाह के टाइम के दौरान। और अहमद शाह अब्दाली जो है उनको फिलहाल यहां पे कोई बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम के दौरान 1748 से 1754 तक में कोई खास कामयाबी नहीं मिली, ठीक है। इसी दौरान मुसलमानों का, जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में शाह वलीउल्लाह जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे सामने आए, ठीक है, और उन्होंने एक बेड़ा उठाया कि भाई वो मुसलमान कौम को जो है वो आगे लेके चलेंगे। अब गो कि यहां पे हम एक और डिबेट स्टार्ट हो जाती है, उसको फिलहाल यहां पे स्टार्ट नहीं करेंगे, वो अहम शाह वलीउल्लाह में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने भी फिर मुसलमानों के अंदर जो है वो जिहाद का जज्बा दोबारा से वो लाने की कोशिश की कि भाई मराठा पूरी जगह कब्जा हो चुका है, हिंदुओं का कब्जा, तो आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। इसीलिए जो है वो शाह वलीउल्लाह ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि अब आप जो है फाइनल एक जो है डिफीट के लिए यहां पे पहुंचे। तो 1748 से लेके 1767 तक, 1767 तक जो है वो मुसलसल और बार बार अहमद शाह अब्दाली या उनकी जो आर्मी थी वो यहां पे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर रही थी, और उसे कोई मेजर कामयाबी फिलहाल नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उस पावर से अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अहमद शाह वलीउल्लाह ने उन्हें इनवाइट किया कि भाई अब आपको जो है वो खुल के सामने आना पड़ेगा, तो क्योंकि यहां पे जो स्टेट थी उसके अंदर सिविल वॉर थी, क्योंकि एक साइड पे मराठा थे और दूसरी साइड पे जो है वो मुगल थे, तीसरी साइड पे सिख थे। तो इन तीनों की जो है तीन ग्रुप्स जो यहां पे बने हुए थे, तीनों ग्रुप्स की आपस में जो है यहां पे लड़ाइयां थी। तो नतीजे के तौर पे मुगल एम्पायर तो कहीं पे थी नहीं, मुसलमानों की जो एम्पायर थी होती थी नहीं कहीं पे, तो ये तो सारे के सारे बाहर की पावर्स थी। तो अल्टीमेटली यहां पे फिर जो है एक सिविल वॉर थी। तो ऐसे में फिलहाल वो अटैक तो आगे होगा, इसका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन अहमद शाह के दौर के दौरान को फिर उसके दौरान को ऐसा खातिर ख्वाह कोई जो है नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो मराठा थे उन्होंने अपनी पावर बहुत ज़्यादा एंजॉय की, और 1754 के अंदर जो है वो उतार दिया गया, ठीक है जी, यानी अहमद शाह को तख्त से उतार दिया गया, तख्त इनसे छीन लिया गया, और नतीजे के तौर पे उनको अंधा भी कर दिया गया, क्योंकि जिसको भी तख्त से उतारा जाता है आप देख चुके हैं उसको फिर अंधा भी साथ में किया जाता है। और अगर इस दौर की हम कोई अहमद शाह के दौर की कोई एक ही हम देखें, कोई अचीवमेंट अगर हमें नज़र आती है, या शायद हम ये कह सकते हैं कि एक ही चीज़ को याद किया जाता है, वो यही था कि जब 1751 के अंदर जिस टाइम पे जो है वो अहमद शाह अब्दाली ने दोबारा यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है, या उनकी आर्मी ने अटैक किया था पंजाब के ऊपर, तो यहाँ पे ये खुद जो है अहमद शाह उनके मुकाबले में पंजाब पे गया और यहाँ पे उनको शिकस्त दी। गो के यहाँ पे मुगल तकसीम थे, जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे डिटेल से बता चुका हूँ कि मुगलों के अंदर भी जो है वो मुगल तो ये चाह रहे थे कि भाई कोई आए और आके जो है उनकी सल्तनत को बचाए और आगे
आगे लेके जाए, मरहटों से खास करके जान छुड़ाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुगलों को भी समझ आ रही थी कि अगर अहमद शाह अब्दाली को स्पेस दी गई तो फिर उनकी भी हुकूमत नहीं बचेगी, तो इसलिए जो पॉलिटिक्स थी इंटरनली वो तो तकसीम ही थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो अहमद शाह ने एक बड़ा डिसीजन लिया और वो खुद जो है मुकाबले के लिए निकले और यहाँ पे इन्हें कामयाबी मिली। तो यही एक बड़ी अचीवमेंट थी, अदरवाइज और कोई अचीवमेंट नहीं थी। गो कि ये भी मुश्किल से ही मिली क्योंकि इनके जो अंदर जो जेंट्री थी वो तकसीम थी, जो कि नोबल्स थे वो तकसीम थे और वो खुद बुला रहे थे इवन कि भाई आप अहमद शाह अब्दाली को खुद बुला रहे थे कि आप आएँ, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो इन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हमने मुकाबला करना है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ थोड़ा सा तजाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि शायद में भी अगर हम ये मानते कि अहमद शाह उस टाइम पे अगर 1751 के अंदर अगर शिकस्त ना देते अहमद शाह को और पंजाब उनसे आज़ाद ना करवाते या वो इलाका, तो उस टाइम पे शायद कि मुसलमानों की हुकूमत बाकी रहती, गो कि वो किसी और फॉर्म में रहती, मुगलों की ना रहती, लेकिन कम से कम मुसलमानों की रहती। तो ये उस टाइम पर भी ये दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिल रहे थे कि एक सपोर्ट कर रहा था और एक सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं देखने को मिलती। ठीक है, उसके बाद जी उन्हें जब माजूल किया गया, ठीक है जी, अहमद शाह को माजूल किया गया, जो तुरानी पार्टी जो थी उसने क्या किया जी, आलमगीर सेकंड जो है उसको तख्त के ऊपर बिठा दिया। ठीक है, क्योंकि अब जब उन्हें माजूल कर दिया गया और उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं थी तुरानी पार्टी की, तो तुरानी पार्टी ने क्या किया जी, आलमगीर सेकंड को बिठा दिया। अब यहां पे आपने बात को जरा समझना है कि देखिए हमने दो पार्टीज का जिक्र किया था कि भाई दो तरह के नोबल्स जो है वो मौजूद थे उस टाइम पे महल के अंदर। एक वो थे जो ईरानी थे, ठीक है, और दूसरे वो थे जो तुरानी थे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, और ईरानी वो थे जो कि अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर रहे थे, वो अहमद शाह अब्दाली जो अटैक कर रहे थे बार बार, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और जो तुरानी थे वो मरहटा को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और पावर इनके पास ज्यादा थी, मरहटा को जो सपोर्ट कर रहे थे। इसी के नतीजे के तौर पर जो ईरानी थे ये बुला रहे थे बार बार अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जो तुरानी थे ये हरगिज नहीं बुला रहे थे। ठीक है, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने यहां पर अटैक किया तो तुरानी पार्टी के पास पावर ज्यादा थी, इसीलिए जो है वो अहमद शाह जो मुगल हुक्मरान थे, ठीक है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया जी, अहमद शाह अब्दाली की फौज के खिलाफ पंजाब के अंदर वो निकले और पंजाब के अंदर इन्हें शिकस्त दी। इसका मतलब जो ईरानी थे उनकी विल के अगेंस्ट गए, जो ईरानी जहां पे नोबल्स थे उनकी विल के अगेंस्ट जाके लड़े। अब ऐसे में फिर क्या हुआ जी कि जब उन्होंने देखा कि अब यहां पे गुजारा नहीं है और अहमद शाह अब्दाली को भी शिकस्त दी जा रही है लेकिन बार बार अटैक कर रहे हैं, तो तुरानी पार्टी ने क्या किया, मरहटा वाली जो पार्टी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने उतारा, माजूल कर दिया और आलमगीर को जो है वो थ्रोन के ऊपर बिठा दिया, तख्त नशीन करवा दिया। तो आलमगीर सेकंड जो है इनको कहा जाता है, और 1754 से लेके 1759 जो है ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहा। तो ये जो बादशाह था ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था और काफ़ी ज़्यादा एज भी थी। अब ओल्ड एज में इन्होंने क्या जंगें लड़नी या क्या करना था, तो अल्टीमेटली जो कंट्रोल था वो मरहटा के पास ही जाना था। तो इसके नतीजे के तौर पे ये जो बादशाह, जो बूढ़ा बादशाह था, वो तो कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन जो मरहटा थे उनकी पावर फैल गई। अगर यहाँ पर भी आप ये देखिए तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा जो पावर थी वो 1759 के अंदर हमें देखने को मिलती है यहां पे मरहटा एम्पायर की, जो कि तकरीबन पूरी जो मुगल एम्पायर थी, क्योंकि ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जो मरहटा एम्पायर है यही सारी की सारी पहले मुगल एम्पायर थी। तो सिवाय दिल्ली के, ठीक है, और कहीं भी मुगलों की हुकूमत नहीं थी, और दिल्ली के अंदर भी अगर हुकूमत थी तो वो भी बराए नाम थी या दिल्ली के किला के अंदर तक ही थी। बाकी सारी की सारी मरहटा एम्पायर के अंदर या मरहटा के पास ही हुकूमत थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप यहां पे देखते हैं तो, और इनकी पावर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी थी। और ये जो है ये आलमगीर, ये जहांदाद शाह जो है उसका बेटा था, ठीक है, और गाजिउद्दीन जो है ये सारे की सारी पावर्स एंजॉय कर रहा था ये शख्स। अब दोबारा से वही था कि भाई बादशाह जो है वो बराए नाम था और जो पावर्स थी वो सारी की सारी वजीर के पास थी। तो तुरानी पार्टी जो थी वो सारी की सारी इस टाइम पे पावर्स एंजॉय कर रही थी, और उसी तुरानी पार्टी का जो गाजिउद्दीन था ये बंदा जो है सारी की सारी पावर्स को एंजॉय कर रहा था। अच्छा, अब अब्दाली साहब जो है वो उनकी फोर्थ इन्वेजन जो है, चौथी दफ़ा जो उन्होंने अटैक किया यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, और चौथी दफ़ा उनका अटैक हुआ यहाँ पे, ठीक है। और गाजिउद्दीन जो है, तो गाजिउद्दीन ने क्या किया जी, बादशाह को यहाँ पे कत्ल कर दिया 1759 के अंदर, यानी 1759 के अंदर, क्योंकि वो खुश नहीं था। गाजिउद्दीन के पास सारी पावर्स थी, लेकिन बावजूद इसके जो है वो अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स भी हो रही थी, तो इसी में जो है उसने क्या किया जी, कत्ल कर दिया यहाँ पे 1759 के अंदर इस बादशाह को, और उसके बाद उसके बेटे को, शाह आलम को जो है वो तख्त पे बिठा दिया, यानी बाप को कत्ल करके बेटे साहब को जो है वो तख्त पे बिठा दिया गया। और शाह आलम जो है, शाह आलम सेकंड जिन्होंने टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया, ठीक है जी, शाह आलम फर्स्ट हम देख चुके हैं, तो शाह आलम सेकंड उन्होंने जो है फिर वो तख्त नशीन हुए, और 1759 से लेके 1806 तक जो है,
और शाह आलम सेकंड जो है इसका भी टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा, यानी 1759 से लेके 1806 तक ये हुक्मरान रहा। लेकिन एक्चुअली में अब क्योंकि देखिए ये पावर में कैसे आया, क्वेश्चन सबसे पहला ये है। तो ये पावर में ऐसे आया कि जो गयासुद्दीन था, ठीक है, जिसको अम्मादुल मलिक भी जो है वो सम टाइम कहा जाता है, तो अम्मादुल मलिक या गयासुद्दीन ने उसके बाप का कत्ल किया और उसको उसके बाद बिठाया। तो इसका मतलब जो पावर्स थी वो किसके पास होनी थी? वो पावर्स तो गयासुद्दीन के पास या अम्मादुल मलिक के पास होनी थी, ठीक है, यानी एक ही नाम है दोनों। तो गयासुद्दीन के पास जो है वो पावर्स होनी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है वो बराए नाम ही बैठा। और क्योंकि गयासुद्दीन जो है उसका ताल्लुक किससे था? उसका ताल्लुक जो है वो तुरानी पार्टी से था, यानी मरहटा सरकार से था। तो अल्टीमेटली मरहटों को ही जो है अब पावर जानी थी। इसीलिए जो है वो इस टाइम के दौरान, जैसे आपने देखा यहां मैप के अंदर भी, कि बहुत ज्यादा पावर जो है इनके पास गई, ठीक है। अब यहाँ पे मरहटा जो है उनको कोर्ट में उनकी हेल्प जो है मांगी गई, यानी कि अब बराह रास्त, एक तो पहले जो था ना वो इनडायरेक्टली मदद हो रही थी, तो यहाँ पे जो है वो अब बराह रास्त जो है वो उनकी मदद हासिल करने की कोशिश की गई उन पावर्स के खिलाफ जो पावर्स जो हैं मुगल एम्पायर की अपोनेंट थी। गो कि सबसे बड़ी पावर तो मराठा स्टेट खुद थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मराठा जो है उन्होंने क्या किया जी, रघुनाथ नाव जो थे, रघुनाथ राव जो थे, ठीक है, तो इनको जो है इनको बुलाया और इन्होंने क्या किया जी, पूरे का पूरा पंजाब ही जो है वो कैप्चर कर लिया, क्योंकि पहले भी इन्हीं के पास ही था। तो ये रघुनाथ नाव की जो है वो अब पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, यानी मराठा एक बहुत बड़ी जो है वो कन्फेडरेटरी बन गई, बहुत बड़ी इंपायर बन गई, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ कि मुसलमानों ने भी जो है वो अलायंस किया और अहमद शाह अब्दाली को जो है वो बुलाया, क्योंकि अब यहाँ पे जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो रहे थे। पहले यहाँ पे शायद के एक शक मौजूद था कि यार यहाँ पे मुगल एम्पायर मौजूद है तो वो डिफेंड करेगी किसी तरह से मुगल सल्तनत को, या फिर खास करके इस्लाम को यहाँ पे जो है वो डिफेंड करेगी, ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि मुगल एम्पायर ने खुद जो है वो मराठा के साथ अलायंस कर लिया और खुद ही मराठा को बुला लिया, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल था वो तुरानी पार्टी का था, पूरे के पूरे वही नोबल्स जो थे वो कब्जा किए बैठे हुए थे। तो ऐसे में मुसलमानों को ये चीज़ खटकी, और जैसे मैंने आपको कहा कि शाह वली जो है वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। तो शाह वली ने जो है वो फिर दावत दी अहमद शाह अब्दाली को, और बाकी 2-3 लोग जो थे जो मुसलमानों के बड़े रहनुमा थे उन्होंने जो है वो दावत दी। और इवन जो इनके महल के अंदर का जो ईरानी जो पूरे का पूरा जो जंट्री थी उन्होंने भी जो है वो खुल के हिमायत की कि भाई आप आए, अब हमें जो है मराठा पावर को यहाँ पे डिफीट देनी है अगर हमें इस्लाम को बचाना है। तो यानी दोबारा से इस्लाम के नाम को लेके या इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके आप जैसे भी कहें, दोबारा से हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक इन्वेडर को बुलाया गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राय जो है वो तकसीम है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो उनको जब बुलाया गया अहमद शाह अब्दाली को, जैसे मैंने कहा अहमद शाह अब्दाली की जो अपनी पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो, यानी उनके ऊपर जैसे यहाँ पे मुगल हुक्मरानों के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात थे या वो जिस तरह से प्लेयर सीकिंग थे, बिल्कुल अहमद शाह अब्दाली इसके अपोजिट थे। इसी वजह से उन्होंने एक हिंदुस्तान आज़ाद जो है वो अफगानिस्तान की बुनियाद रखी थी। तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 के अंदर, और वो बैटल किसके अंदर होती है जी, अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस के बीच में और मराठा के बीच में, यानी एक साइड पे जो है वो मराठा है और दूसरी साइड पे जो है वो अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस हैं। और ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की और बहुत ही यानी आप कह लें एक बड़ी जो है वो बैटल लड़ी गई यहाँ पे, पानीपत की तीसरी लड़ाई। क्योंकि पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, पंजाब का ये जो मैदान है पानीपत का, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड बैटल लड़ी गई, तो ये इसमें आप ये कह लें कि क्रशिंग डिफीट जो है वो किसको दी गई जी, मराठा को दी गई। एक बहुत ही शदीद किस्म की जो है वो शिकस्त दी गई मराठा को यहाँ पे, और मराठा पावर जो है उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया, यानी उनकी कमर तोड़ना, आप जिसे कह सकते हैं ना कि मराठा की कमर अगर टूटी यहाँ पे तो वो यहाँ पे टूटी। अगर अहमद शाह अब्दाली को ना बुलाया जाता तो मराठा एम्पायर पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसका कंट्रोल होता, और वो जो बात के हालात आए, खास करके जो जैसे हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो बाद में आई, या जो बाहर से जो फ्रेंच आए, जो दूसरे हॉलैंड के लोग आए, वो सारे के सारे यहाँ पे किसी भी सूरत आके कब्जा न कर सकते। तो यहाँ पे फिर से दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी वो लोग जो कि इस चीज के अगेंस्ट थे कि भाई इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, तो वो लोग तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई मराठा जो है उनको पावर मिलनी चाहिए थी, और उनके पास अगर पावर रहती तो किसी भी सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब न होती हिंदुस्तान को पूरे का पूरा कब्जा करने में। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाहर के जो लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक बाहर से लोग जो आए, यानी यहां अफगानिस्तान से जिसको बुलाया गया अहमद शाह अब्दाली को, तो उन्होंने जो यहां पे मराठा को शिकस्त दी, तो उससे मराठा की पावर टूटी। उस पावर टूटने के नतीजे के तौर पे यहां पे, क्योंकि अब एक्चुअली में अगर इनके पास पावर टूटी तो पावर थी किसके पास पीछे,
क्योंकि जो मुगल एम्पायर था उसके पास तो पावर थी नहीं, वो तो बराए नाम थी। सो इसका मतलब ना मुगलों के पास पावर थी ना मराठा के पास पावर थी, सिख खुद आपस में लड़ रहे थे, उनके पास पावर नहीं थी। तो पावर यहां पे थी किसके पास? तो पावर यहां पे फिर तकसीम हो गई। तकसीम का मतलब यह है कि जैसे दक्कन आजाद था, बंगाल आजाद होता जा रहा था, रोहेलखंड का इलाका आजाद होता जा रहा था, तो ऐसे में बहुत से आजाद इलाके जो है वो सामने आना शुरू हो गए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई या बाहर से जो लोग आए यहां पे इन्वेजन के लिए, तो उनको यहां रोकने वाला कोई भी नहीं था, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता कब्जा शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। तो यहां पे ये डिबेट जरूर आपको दिमाग में रखनी है। गो की पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है ये बहुत शदीद किस्म की थी। और अगर जैसे अब बात करते हैं हम इस्लाम के नाम के ऊपर आए थे, तो यहाँ पे इस्लाम का बड़ा बोलबाला हुआ और बहुत से लोग जो है वो उसको बड़ा जो है ना एक क्रशिंग डिफीट तो हुई मराठा को, लेकिन वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ये बहुत शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त थी कि अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम को बचा लिया। अगर अहमद शाह अब्दाली ना आते तो इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हो जाता, वहाँ पर मराठा की पावर आ जाती। तो ये वो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस्लाम को आगे रख के तो जो है वो सारी बातें हैं। तो दोनों में ही आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देगा कि हकीकत मौजूद है। ठीक है, तो मराठा की जितनी भी टॉप लीडरशिप थी वो इसके अंदर तकरीबन जो है वो मारी गई। ये जो बैटल थी पानीपत की, इसके अंदर वो मारी गई। उसके बाद मराठा को दोबारा से कभी भी मौका नहीं मिल सका कि वो दोबारा से अपनी पावर को एंजॉय कर सकते या दोबारा से इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि फिर दूसरी फोर्सेस बीच में जो है वो आ चुकी थी। अब इस बैटल की इंपॉर्टेंस जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मराठा जो है उनकी पावर का यहां पे खात्मा हो गया इस थर्ड बैटल के बाद, और मराठा जो है उनकी रिस्पेक्ट भी जो है यहां से चली गई। और ये एक बड़ी खतरनाक बात थी क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो ऑब्वियसली उनकी एक बहुत ज्यादा पावर बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन अब जब यहां पे जो है वो शिकस्त हो गई तो उनका पूरा का पूरा वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सारी की सारी यहां पे खत्म हो गई। तो उसके बाद वो उस तरह से पावर हासिल नहीं कर सके। डिबेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या डिबेट है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई, और मराठा का जो कंट्रोल था वो फिर सिर्फ दक्कन तक रह गया। और दक्कन का जो एरिया था, ठीक है, वहां पे मराठा ने अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की। गो के बाद में वो भी जो है फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जे में चला गया। ठीक है, और पानीपत की लड़ाई में यहाँ पे जो है वो इनको शिकस्त हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1 साल यहाँ पे रहे और 1762 के अंदर यहाँ से वापस चले गए और इस नाम के ऊपर वापस गए कि भाई आपने जो है वो शाह आलम जो है यानी कि शाह आलम सेकंड जो हैं उनको अपना हुक्मरान मानना है। उन्होंने यहाँ पे पीछे छोड़ा, लेकिन वो हुक्मरान जो खुद इतना ज़्यादा कमज़ोर था तो वो यहाँ पे क्या फिर जो है वो हुकूमत करता। इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि मुगल एम्पायर ने क्या किया जी, यानी शाह आलम सेकंड ने 1764 के अंदर क्या किया, यहाँ पे बंगाल के साथ, बिहार के साथ और उड़ीसा के साथ जो है इनको इंडिपेंडेंस दे दी एक किस्म की, जिसे आप कह लें जैसे आज हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं कि भाई आप टैक्स जमा करवाते रहें, बाकी आप जो मर्जी करें। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है ना इनके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया और एग्रीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन हो गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो शामिल थे मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर के बिहाव पे साइन हुआ कि एक्चुअली में अडर तो मुगल एम्पायर के थे। तो इसका मतलब ये है कि मुगल एम्पायर के साथ जो है फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शामिल करके इन इलाकों के साथ जो है वो साइन हुआ कि इन्होंने टैक्स अब जो है वो पे करना है। और यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर भी जो हुई तो उसने भी बहुत से हालात जो है वो ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ अलग वीडियो के अंदर। तो उसमें जो है ना बैटल ऑफ बक्सर जो है उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी और वो पहली जो है एक ग्रैंड विक्ट्री थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि किसके बाद हुई, मराठा एम्पायर को यहाँ पे शिकस्त देने के बाद जो है वो यहाँ पे हुई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शाह आलम के बाद क्या हुआ जी, अकबर शाह सेकंड जो है उनकी हुकूमत आ गई जी। अकबर शाह सेकंड जो है इनकी हुकूमत 1806 से लेके 1837 तक रही। अब बात फिर वहीं पे है कि ये सिर्फ बराए नाम ही थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल्ली के किले तक थी। अब अमली तौर पे जो है हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल वो हासिल करती जा रही है। तो जो मुगल एम्पायर थे या मुगल बादशाह जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वजीफ़ा था उस वजीफे के ऊपर जो है वो बचे हुए थे। उनको एक वजीफा दिया जाता सालाना या जिस तरह उन्होंने तय किया हुआ था, तो वो साल का वो वजीफा लेते और उसके ऊपर उनकी जो हुकूमत थी वो बराए नाम कि हाँ भाई ये बादशाह साहब हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप देख रहे हैं जैसे ब्रिटेन के अंदर जो है वो मलका है, तो बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ भी उनका नहीं था। और ये जो है वो शाह आलम सेकंड का बेटा था और 31 साल इस बंदे का यानी अकबर शाह का जो है वो रीजन रहा
और सिर्फ दिल्ली तक इनकी हुकूमत रही। और उसके बाद आते हैं जी आखिरी मुगल हुक्मरान, ठीक है, और आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें बहादुर शाह सेकंड कहा गया, ठीक है। तो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर हम इन्हें इस नाम से जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनकी पोइट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और आखिरी हुक्मरान होने के नाते काफ़ी बुरा भी इनके साथ हुआ। तो ये आखिरी मुगल हुक्मरान थे, और यहाँ पे ये पिक्चर आप देख लें, और इस पिक्चर में सारी आपको कहानी पता चल जाएगी कि मुगलों के साथ एट द एंड जो है वो क्या हुआ। 300 साल यहाँ पे ऑलमोस्ट रूल करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर कि एक बादशाह फिर जो है वो जेल में जाके जो है कैद खाने के अंदर अपनी जान देता है। किस तरह से माना जाता है कि उनके बेटों की गर्दनें काटी गई। और इवन आज भी अगर आप शायद देखें तो वो जो पूरे का पूरा जो म्यांमार का इलाका है, वहाँ की मार्केट्स के अंदर वो बताते हैं कि भाई हम मुगलों के जो है या बहादुर शाह जफर की औलाद में से हैं, वो वहाँ पे क्लेम कर रहे होते हैं। वो आपको वीडियोस अगर आप अक्सर देखें तो आपको देखने को मिलेंगे। यानी ऐसे लोग जो कि हुक्मरान थे, अब वो झोंपड़ियों के अंदर रहने के ऊपर मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सीखा नहीं। किससे नहीं सीखा? हिस्ट्री से नहीं सीखा, अपनी गलतियों से नहीं सीखा, और उसी तरह से वो लड़ाइयाँ होती रहीं। खैर, तो इनका जो सारे का सारा कंट्रोल था बहादुर शाह का, वो फोर्ट, दिल्ली फोर्ट के अंदर ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। और टाइटल जो है वो उनको मिला हुआ था, ठीक है जी, और टाइटल के तौर पे वो मुगल एम्पायर को इस टाइम पे यूज़ कर रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इन्होंने जो थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले किया, एक्टिव रोल क्या, इनके नाम के नीचे लड़ी गई, और वो क्या थी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जंग आज़ादी थी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो जो जंग आज़ादी थी 1857 की, जो कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ी थी? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और ये आज़ादी की लड़ाई के तौर पे था। उसको जो लीड कर रहे थे वो ये मुगल हुक्मरान यानी बहादुर शाह जफर जो है वो उसको लीड कर रहे थे। वो कैसा नहीं है कि वो खुद मैदानों में थे, लेकिन उनको हेड माना गया, और उनके नाम के ऊपर जो है वो बहादुर शाह जफर के नाम के ऊपर वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसमें बाद में हमने देखा कि शिकस्त का सामना करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है गुलामी का एक दौर स्टार्ट हुआ 1858 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की गुलामी का एक दौर यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इनको फिर एट द एंड जो है वो रंगून के किले में कैद कर दिया गया, और वहीं पे जो है वो 1862 के अंदर बहादुर शाह जफर की कसमपुरसी के अंदर मौत हुई, और जिसमें ये खुद कहते हैं कि भाई 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ना मिला कुएं यार में, कि अपनी ही ज़मीन जिस पे 300 साल इनके आबा अजदाद ने हुकूमत की, वहाँ पे इनको दफन होना भी नसीब ना हुआ, ऐसे हालात हो गए। तो एट द एंड जो है मुगल एम्पायर का 300 साला रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कॉजेज़ की अगर बात करें तो कॉजेज़ क्या थी मुगल एम्पायर की डेक्लाइन की? उसमें सबसे पहला जो है माना जाता है कि इनका जो ज़वाल था मुगलों का वो स्टार्ट हो गया 1707 से, क्योंकि 1707 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी थी इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। गो कि ये इतना ज्यादा क्रिटिसाइज ना होती अगर जो आने वाले जो मुगल हुक्मरान थे वो अगर अपने आप को कुछ प्रूव करते और कुछ जो है ना वो गैरत दिखाते, तो ये ऐसा कभी भी ना होता। लेकिन क्योंकि आने वाले नाअहल थे तो ये आखिरी स्ट्रांग बंदा था, इसी के ऊपर इल्जाम लगता है कि यार इसने 27 साल दक्कन में क्यों लगाए, अगर ना लगाता तो इस टाइम पे मुगल एम्पायर इस तरह ये हालात ना होते। वॉर ऑफ सक्सेशन, मैं समझता हूं ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉर ऑफ सक्सेशन का, यही सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहा कि कोई भी लॉ नहीं था कि भाई मेरे बाद जो है यानी बादशाह के बाद जो है वो कौन जो है वो तख्त नशीन होगा। और यही प्रॉब्लम हर जगह रहा कि भाई आपस में लड़ते, एक दूसरे का खून खराबा करते। अब देखिए आप इसको जरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए, लेट्स सपोज 4 भाई हैं, ठीक है, और अगर 4 भाइयों की आपस में